नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस में। आइए आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी से संबंधित कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और उन्हें सॉल्व करते हैं। अगर आपको इन सवालों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वेश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में एसएससी जीडी, रेलवे के एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए रामबाण होगा। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपना प्यार और समर्थन इस वीडियो पर देते हैं तो वीडियो हर शाम इसी तरह आता रहेगा और आप 3D के तहत इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो 3 काम एक साथ करने के बाद आपको इस चीज़ को याद करने में सुविधा होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा, हर हमेशा पढ़ते रहना होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वह एक कंपटीशन है और हज़ारों लोग इसमें लगे हुए हैं और लाखों लगे हुए हैं और बेरोजगारी का आलम क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो आइए भाइयों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो दिल्ली में कौन कौन सी संरचना है, जैसे अपना दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में है आपको इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। तो ये सब किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस और सर हॉर्बर्ट ब्रेकर, ड्यूक ऑफ कर्नॉट, सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड वाल्टल, सर क्वार्ड वाइटले और सर जॉन वेग। तो ये बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर। इन्होंने ही आधुनिक दिल्ली का निर्माता किसको कहा जाता है? लुटियंस को ही कहा जाता है। और राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे है? तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर है। कहाँ है? रायसीना हिल्स पे है। रायसीना हिल्स पे क्या है? राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे है, ठीक है ना। रायसीना हिल्स पर स्थित है राष्ट्रपति भवन और इसमें लगभग 340 कमरे हैं। और चांदनी चौक का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक। और इसका निर्माण कब बनकर तैयार हुआ था? तो राष्ट्रपति भवन 1931 में बनकर तैयार हुआ था। और पहले व्यक्ति इसमें रहने वाले कौन थे? तो पहले व्यक्ति इसमें रहने वाले थे इरविन। कौन थे? वायसराय इरविन थे। और पहला भारतीय जो कि वायसराय भवन में गया था वह कौन था? तो वो आपका था महात्मा गांधी, MC गांधी। महात्मा गांधी पहली बार राष्ट्रपति भवन में गए थे लॉर्ड इरविन से मिलने। और 5 मार्च को, कब? 5 मार्च को ही क्या हुआ था? राष्ट्रपति भवन के लॉर्ड इरविन के साथ इसकी गांधी जी की एक वार्ता हुई थी जो प्रसिद्ध है किसके नाम से? गांधी इरविन समझौता के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपको, निम्न में से स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी थी? मतलब स्वतंत्रता से पूर्व भारत की फ्रांसीसी कॉलोनी कौन सी थी? पांडिचेरी, पटना, सूरत, ए और सी दोनों। तो क्या था? आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद पांडिचेरी कब आज़ाद हुआ था? 1954 में। 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था। और सूरत में भी फ्रांसीसी की फैक्ट्री थी। तो ए और सी दोनों होगा। स्वतंत्रता पूर्व दोनों फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसी कॉलोनी बना रहा था। कब तक? 94 तक। और आप लोग जानते हैं डुप्ले के बारे में। डुप्ले जो कि पहले व्यक्ति थे जो क्या लाए थे? सहायक संधि लाए थे। लेकिन अंग्रेज सहायक संधि लाया था उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड वेलेजली। तो भारत में सहायक संधि का जन्म डुप्ले, किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। और सबसे ज़्यादा सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम लैंप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम लैंप में आपको पढ़ाई कक्ष में, स्ट्रीट लाइट में, ऑडिटोरियम में या लाइब्रेरी में। तो सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? क्योंकि सोडियम लैंप का जो है इलेक्ट्रोड, ये धात्विक सोडियम और पेननुमा दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, एक रंगी पीली रोशनी निकलती है। और निरापाद लैंप को किसने बनाया था? हेम्फ्री डेवी ने बनाया था। तो सोडियम लैंप का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में। एक हवाई जहाज काम करता है। हवाई जहाज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो एक हवाई जहाज किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे, बर्नौली के सिद्धांत पर, या स्टोक के नियम पे? तो हवाई जहाज आपका बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। और हवाई जहाज के आगे की ओर लगने वाले बल को ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। आगे की ओर जो बल लगता है उसे ड्रैग कहते हैं, और ऊपर जो उठाने के लिए बल लगता है तो ये स्टोक कहते हैं। ठीक ना? हवाई जहाज आगे किससे बढ़ता है? ड्रैग के द्वारा बढ़ता है, और ऊपर उठता है लिफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? लिफ्ट के द्वारा। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, CO2 की उपस्थिति में बारिश का पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है? CO2 की उपस्थिति में बारिश के पानी का पीएच कहाँ तक कम कर सकती है? तो CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी को कम करके कहाँ तक ला देता है? 5.6 तक ला देता है। और 5.6 यानी कि पीएच मान 7 से कम है, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। लेकिन अम्लीय वर्षा में मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में मुख्य प्रदूषक होते हैं SO2 एंड CO2। क्या है? SO2, CO2 एंड NO2। इन दोनों के कंबाइन से अम्लीय वर्षा ज़्यादा होता है। और CO2 क्या करता है? इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? CO2 करता है। आइए अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। क्या था? सिलोन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे और SSC GD के एग्जाम में। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो ये 1948 में। कब आज़ाद हुआ? 1948 में। कब श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली? 1948 में। और श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे। क्या राजधानी है? श्री जयवर्धने। श्री जयवर्धने। श्रीलंका के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर भी थे जयवर्धने, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ दो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक सिंघल और एक तमिल। तमिल और सिंघल बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंघल बोलने वाले को सिंघली और तमिल बोलने वाले को तमिलियन कहते हैं। यहाँ सिंघल और तमिल के बीच में क्या होता है? हमेशा तकरार होते रहता था, और इसी तकरार के शिकार हुए थे हमारे प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। ठीक ना? LTT ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं। और आप लोग इतना याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 10-10, 5-5 क्वेश्चन करते करते आप एक दिन क्या होगे? क्वेश्चन के ज्ञाता हो सकते हैं। बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। दवा के लाइक कीजिए। एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक अम्ल क्या कर रहा है? एक अम्ल और एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? ये दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता ही देता है। ठीक ना? लवण जिसको साल्ट कहते हैं, और अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल नीले लिटमस पथ को क्या करता है? लाल। और अम्ल के लिए आप लोग ट्रिक भी याद रख सकते हैं, अनीला। अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक ना?
अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलिए आगे बढ़ते। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन हमारे क्लास में भी कराया गया है, तो आप लोगों को पता होगा। जो हमारे क्लास के बच्चे हैं, अगर आप जीडी की क्लास करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। बेहतरीन ढंग से जीडी की तैयारी कराई जाती है और आपको सफल सिलेक्शन लेने में हम अवश्य मदद करने में तत्पर रहें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, माइकल ओ डायर, एच.एस. अर्कुट और विंस्टन चर्चिल। तो ये कौन दिया था? तो उस समय के तत्कालीन अमृतसर के गवर्नर कौन थे? आर डायर। बच्चों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, अमृतसर का गवर्नर कौन था? आर डायर। और पंजाब का गवर्नर ओ डायर था। और ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में कहाँ जाके कर दी थी? लंदन में जाकर कर दी थी, ठीक ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो हंटर आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग बना था। और कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? मदन मोहन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रोलैक्ट एक्ट, जिसे काला कानून कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और उसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही थी और वहां आर डायर ने जाके गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और जिसकी वजह से हंटर कमेटी के अनुसार 350 लोगों की और मालवीय कमेटी के अनुसार लगभग 1000 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आइए आगे बढ़ते हैं। वायु अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? मतलब वायु अंतरिक्ष में कौन यात्रा किया था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव था आपका यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ का था? तो तत्कालीन यूएसएसआर का। कहाँ का था? उस समय के यूएसएसआर का था, जो वर्तमान में अभी रूस है। और ये कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन बोस्टक 1 से पृथ्वी की चक्कर लगाए थे। कब? 12 अप्रैल। कब? 12 अप्रैल 1961 को। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रांग को आप लोग जानते होंगे, ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस मोर का सिंहासन, इसमें किस मुगल इमारत में रखा गया था? तख्ते ताउस को कहाँ रखा गया था? तो तख्ते ताउस को जो है ये किसने बनवाया था? तो तख्ते ताउस को शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था तख्ते ताउस को। और इस पे शाहजहां ही सबसे पहले बार बैठने वाला मुगल बादशाह शाहजहां। और सबसे लास्ट में बैठने वाला बादशाह कौन था? रोशन अख्तर। कौन था? रोशन अख्तर। सबसे लास्ट में इस पे कौन बैठा था? रोशन अख्तर, जिसका मुंह, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको आप लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं आप। रोशन अख्तर को किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। तो अंतिम बादशाह था जो उसके बाद इससे क्या किसने? नादिर शाह लूट कर वापस लेकर चला गया था। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाते हैं तो कल मैं इसका जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा कि कहाँ रखा गया था मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। इसके बारे में 2-3 फैक्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये घटनाएं मैं अपनी कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, तो जो भी मेरे छात्र हैं उन्हें पता होगा कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट क्या था। तो इसके द्वारा पहली बार सांप्रदायिकता का मांग हुआ था 1999 में। और इसके द्वारा पहली बार क्या हुआ था?
पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी मुस्लिमों को। और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनकर तैयार हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में, और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट और लखनऊ पैक्ट 1916 हुआ था, और लखनऊ में एसी चला था, और जिसके वजह से क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे, और हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी सुलह हो गया था। और इसमें मेन अगुवा कौन था? तो अगुवा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन सी घटना कब हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी 1911, प्रथम विश्व युद्ध 1914 और लखनऊ पैक्ट 1916 में। तो इस तरह से आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बी। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 95 थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, कैसी बीमारी है? तो देखिए, थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवांशिक विकार है, और ये जिस व्यक्ति में हो जाता है उस व्यक्ति के खून के थक्के नहीं जमते हैं, ठीक ना, और उसके शरीर में आरबीसी का भी सही से निर्माण नहीं हो पाता है, और ठीक ना, हीमोग्लोबिन भी नहीं बनता। आनुवांशिक विकार है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं। और तीव्र रोग, जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी जुकाम। ये दीर्घकालीन रोग है। कैसा रोग है? दीर्घकालीन रोग है थैलेसीमिया। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा आनुवांशिक विकार, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, और सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये सही नहीं है, क्योंकि उष्मा की इकाई क्या है? जूल है। क्या है? जूल। और डेसिबल ध्वनि की इकाई है, बिल्कुल सही है। और मानव शरीर हम लोग 55 डेसिबल तक आसानी से सुन सकते हैं, और 110 डेसिबल जैसे ही हो जाएगा ध्वनि, हमारा कान का चदरा फट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाएंगे। अश्व शक्ति का मात्रक है, और 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। और नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, और समुद्री दूरी इसमें मापते हैं। कौन से दूरी मापते हैं? समुद्री दूरी। और एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 मीटर, 1.8 लगभग 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल के बराबर, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने की थी। ये कहाँ के थे? तो ये अपने नल्ला पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? नल्ला पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान नल्ला है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ दूसरे के नाम पे कूदता है, ठीक है ना। और वहीं के थे ये महबूब उल हक, और इन्होंने ही HDI 1919 में दिया था, और जिसका प्रयोग UNDP के द्वारा 1990 में किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को याद करने के लिए। और ये क्वेश्चन क्या है? बहुत VVI है, आप लोग इसको स्टार लगा के याद कर लीजिए, ये बहुत बार आता है। और हमको लगता है पाकिस्तान का इक्का दुक्का लोग ही है जिसके बारे में क्या होता है, नल्ले का इक्का दुक्का लोग ही है जो कि कुछ अच्छा काम किया है और जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी क्या है, बाकी पाकिस्तान में कोई खास पढ़ने उड़ने वाला चीज़ है नहीं, ठीक ना। सिर्फ ये पढ़ना है कि वहाँ महंगाई कितना है और वहाँ राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप का संबंध आप लोग बताइए किस खेल से है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे इस सवाल को। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से। फुटबॉल से संबंधित है फीफा, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बैडमिंटन से आपको संबंधित है बहुत सारा खेल, जैसे कि उबेर कप, ये बैडमिंटन। और क्रिकेट, तो भारत का क्रिकेट क्या है, जान है। तो क्रिकेट के बारे में तो सब जानता होगा, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एशिया का चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्या पॉल का निधन हो गया, वो क्या थे? सत्या पॉल। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, और करंट हर एग्जाम में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोग करंट पर विशेष फोकस दीजिए और इसको क्या कीजिए, पढ़िए। करंट को बेहतर ढंग से पढ़िए। अगर आप करंट की
क्या कहते हैं, सत्या पॉल का निधन हो गया। वो क्या थे, तो वो फैशन डिजाइनर थे। क्या थे, फैशन डिजाइनर थे। किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, तो कौन सा ऐसा देश है जो मृत्यु दंड को क्या किया है, समाप्त कर दिया, तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि क्या है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है और एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है विश्व का, उसने क्या किया, मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। गर्भपात को वैध बनाया गया है किसके द्वारा, गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है। ये विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है, तो आपको ये किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा पारित। किसके द्वारा, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सर्च करके लिखिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च करके लिखिए कि अर्जेंटीना में घास का जो मैदान पाया जाता है उसको पेरिज कहते हैं, कि पंपास कहते हैं, कि डाउन्स कहते हैं, कि सवाना कहते हैं, कि वेल क्या कहते हैं उसके बारे में अवश्य लिखिए, ठीक ना। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीफा में आप लोग लियोन मेसी को सुनते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सुनते होंगे, नेमार को सुनते होंगे, और इनको इन्हीं में से किसी को आप लोग क्या कीजिएगा, टिक करके आ जाइएगा। लेकिन 2020 में इन तीनों को छोड़ के किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है। किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये क्या है, महान फुटबॉलरों को छोड़ के इनको मिला है। तो विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विश्व व्यापार संगठन जिसको पहले क्या कहा जाता था, गेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गेट। 1 जनवरी 1995 के बाद 1 जनवरी 1995 के बाद इसे क्या कहा जाने लगा, विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताइए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रॉबर्ट अजीवेदो। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रॉबर्ट अजीवेदो हैं। 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस। और इसका थीम इस बार का क्या था, 2020 का इसका थीम क्या था, तो आप लोग क्या कीजिए बताइए, जलवायु कार्रवाई। इसका क्या नाम था, जलवायु कार्रवाई इसका थीम था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हम जितना भी किताब में फैक्ट दिया गया है उससे ज़्यादा फैक्ट दे रहे हैं, और आपके पास 2 साधन है, आप इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पे है, तो केरल का सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के तट पे। और सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है, तो वह लॉर्ड अयप्पा की। किसकी, लॉर्ड अयप्पा की मूर्ति है। किसकी, लॉर्ड अयप्पा की मूर्ति है सबरीमाला मंदिर में, और ये प्रसिद्ध है। अभी इसमें विवाद भी आया था महिलाओं को प्रवेश को लेके। तो सबरीमाला मंदिर पहले पूछा जाता था सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। फिर पूछा गया सबरीमाला मंदिर क्या है, किस देवता को समर्पित है, तो लॉर्ड अयप्पा को। अब पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो पंपा। देखिए सवाल क्या होता है, सवाल एक ही रहता है लेकिन वक्त के साथ उसका स्टैंडर्ड बदलता जाता है, तो आपको भी वक्त के अनुसार पढ़ना है। गुजरात में निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये कौन सा जिला है जहाँ किया गया है जैविक मसाला बीज, तो पाटन और बासन कांटा में। कहाँ, पाटन और बासन कांटा में। ये करंट का सवाल है तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत है नहीं। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा, हवा आने दे। तो ये गीत लिखे हैं प्रसिद्ध स्वानंद किरकिरे ने। किसने लिखा है, स्वानंद किरकिरे ने लिखा है ये प्रसिद्ध। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट का इसलिए लिया कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट का, और अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें करेंट का वेटेज बढ़ गया है। पिछले संडे 29 को ESI का एग्जाम हुआ, बोला गया था करेंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन करेंट से पूछ लिए गए और सभी बच्चों का क्या हुआ, करेंट की वजह से अच्छा तैयारी करने वाले बच्चे फिसल गए, ठीक ना। तो आगे आइए, जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर कार्य के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कौन सा देश है जो कि प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहा था, ये आपका एक देश है जिसका जो एमरोल्ड द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे, एमरोल्ड द्वीप पे स्थित है, और उसका नाम क्या है,
आयरलैंड, क्या नाम है? आयरलैंड, ठीक ना। और अभी आयरलैंड के क्रिकेटर ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे, क्रिकेट का फैन होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि 8वें नंबर पर उतर के क्या किए हैं उन्होंने, शतक लगाया है। उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में ISSF रैंकिंग के अनुसार महिला की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। नंबर 1 रैंकिंग किसने प्राप्त किया है? तो ये आपका कौन सा होगा? ये होगा अपूर्वी चंदेला। कौन होगा? अपूर्वी चंदेला ने, ठीक ना। अपूर्वी चंदेला ने क्या किया है? नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमक वाटर ब्रेन है? देखिए, टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए, कौन सा है बताइए? 1 2 1 3 1 2 4 2 4, कौन सा है बताइए? ये होगा आपका कौन सा? ये होगा आपको 1 2 4, 1 2 4 मतलब टाइफाइड हो गया। ये गंदे जल की वजह से होता है। हैजा भी होता है और हेपेटाइटिस भी होता है। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आपका आंत है, लीवर है। हैजा आप लोग जानते हैं। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग भी आपका क्या है? ये टाइफाइड बहुत होता है, इससे आंत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, ठीक ना। अब आगे जाइए। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है। ब्रोंकाइटिस रोग का कौन सा कारण है? टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहा जाता है। और इस टाइफाइड का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो विडाल टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाता है। और वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस रोग होता है। और विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है। किसके कारण? विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है। तो ये सब क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? तो ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है धूम्रपान। क्या कारण है? धूम्रपान कारण है, ठीक ना। ब्रोंकाइटिस और शरीर में जो फेफड़े में जो छोटी छोटी, देखिए जैसे इस तरह से आपका क्या है? फेफड़ा है, तो इसमें क्या होता है? छोटी छोटी ऐसी पुट्टिकाएं बनी रहती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकाइल्स को प्रभावित करता है कौन? ब्रोंकाइटिस। और ये ब्रोंकाइटिस जिस ब्रोंकाइल को प्रभावित करता है, तो ये किससे प्रभावित करता है? धूम्रपान से प्रभावित करता है, ठीक ना। जिसके द्वारा बहुत बुरी तरह से खांसी होती है। श्वसन शोध 2 प्रकार के होते हैं, तीव्र तथा दीर्घकालिक, ठीक ना। अब ये क्या है? ब्रोंकाइटिस धूम्रपान से संबंधित है। अब आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सवाल सर अच्छा था या बुरा था, आप कितना सही बना पाए। और अगर आप इस सवाल का पहले सेट मारना चाहते हैं और फिर डिस्कशन चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर सकते हैं, सर्वेश सर क्लासेज। आप ये सर्च कीजिएगा सर्वेश क्लासेज, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। और उसमें हम पहले इस वीडियो को इसके PDF को डाल दिया करेंगे और फिर आधा घंटा बाद आपका इसका डिस्कशन डाला करेंगे। तो आप सेट भी मार लीजिएगा, देख भी लीजिएगा खुद कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।